हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हेल्थ जो है टॉपिक चल रहा है। तो इस हेल्थ टॉपिक के अंतर्गत आज जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, ये क्वेश्चन है कि किसमें जैसे हड्डियों से जो टूट फूट होती है या पट्टी, हम किसमें कौन सी पट्टी बांधते हैं, इन सब से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा अंग जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जा सकती? इसमें से कौन सा ऐसा अंग है जिसकी हड्डी टूट जाती है तो वहां पर हम खपच्ची का प्रयोग नहीं करते हैं? ए ऑप्शन खोपड़ी व पसलियां है, बी ऑप्शन टांग व अग्रबाहु है, सी ऑप्शन जांग व कुल्ला है और डी ऑप्शन कंधा व घुटना है। तो खोपड़ी व पसलियों की जो हड्डी होती है, यहाँ पर अगर हम यहाँ की हड्डी अगर टूट जाती है तो यहाँ पर कहीं भी प्रकार किसी भी प्रकार की खपच्ची लगाकर या सपोर्ट देकर हम उसमें बैंडेज नहीं कर पाते, बैंडेज को नहीं बांध पाते। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो खोपड़ी और किसकी हड्डी होती है, तो पसलियों की जो हड्डी होती है, यहाँ पर हम बैंडेज का प्रयोग नहीं करते। इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। खोपड़ी और पसलियों की, बाकी टांग व अग्रबाहु की हड्डी में भी हम खपच्ची का प्रयोग करते हैं। जांग व कूल्हा इनकी हड्डी में भी कर सकते हैं। कंधा व घुटना इसकी हड्डी में भी खपच्ची लगाकर सपोर्ट देकर, खपच्ची मतलब क्या, हम उसको सहारा देकर जो है वो बांध देते हैं। बट खोपड़ी और पसलियों की हड्डी में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है। अस्थि निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम या लौह तत्व। तो अस्थि निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अस्थि निर्माण के लिए कैल्शियम की जो है आवश्यकता होती है। फास्फोरस होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और इसके साथ साथ विटामिन डी, इन तीनों की जो है आवश्यकता अस्थि निर्माण के लिए होती है। बस सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर पूछे तो सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वो कैल्शियम की होती है। ये बोन्स में जाकर बोन्स को कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जोड़ उतर जाने पर पहचान का लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति का जोड़ उतर जा रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसका लक्षण क्या होगा? जोड़ के पास असहनीय पीड़ा, जोड़ का स्थिर हो जाना, उतरे भाग का निष्क्रिय हो जाना या उपरोक्त सभी। तो जोड़ उतर जाने पर उसकी पहचान का लक्षण क्या है? कि जोड़ के पास असहनीय पीड़ा होती है, जहाँ से जोड़ उतरा होता है वहां पर असहनीय पीड़ा भी होती है। जोड़ का स्थिर हो जाना, जहाँ से जोड़ उतरी है वहीं पे वो क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। और उतरे भाग का निष्क्रिय हो जाना, जहाँ से जोड़ उतर चुकी है उस भाग पे किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो बाधित हो जाता है। इसलिए इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, अस्थियों के टूट जाने को क्या कहते हैं? अस्थि विस्थापन, अस्थि भंग, मोच या अस्थि निष्क्रमण। तो अस्थियों के टूट जाने को क्या कहा जाता है? अस्थि भंग कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अस्थियों के टूट जाने को अस्थि भंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, अग्रबाहु की हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार करेंगे। अगर अग्रबाहु की हड्डी टूट जाती है तो उस समय कौन सा प्राथमिक उपचार देंगे? हाथ पर पहले चोरली बांध देंगे, खपच्चियों पर रुई रखकर बांध देंगे, घायल को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, घायल अंग को धीरे धीरे समकोण पर रखकर मोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? जो खपच्ची है, इस खपच्ची पर रुई बांध देंगे। खपच्चियों पर रुई रखकर बांध देंगे। जो खपच्ची है उस पर सपोर्ट के लिए, सहारा के लिए, सॉफ्टनेस के लिए जो है वो रुई रखकर उस पर बांध देंगे, ताकि जो अग्रवाह की हड्डी है वो आगे सरक ना सके, वो अपने स्थान पर यथा स्थान पर वो बनी रहे। इसके लिए जो है खपच्ची का यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अस्थिभंग का सर्वोत्तम उपचार है। अस्थिभंग का सर्वोत्तम उपचार क्या है? घायल को हिलाया ना जाए, चोटिल भाग को सहारा दिया जाए, टूटे भाग पर पट्टी का प्रयोग किया जाए या उपरोक्त सभी। तो अस्थिभंग का जो सर्वोत्तम उपचार है, सबसे अच्छा उपाय क्या है?
घायल को हिलाया ना जाए, ये भी सही है। चोटिल भाग को सहारा दिया जाए, जो चोट जहाँ पर चोट लगी है उस भाग को सहारा भी दिया जाए, ये भी इसके अंतर्गत आता है। टूटे भाग पर पट्टी का प्रयोग किया जाए, जो भाग टूट गया है उस टूटे भाग पर पट्टी का प्रयोग किया जाए। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी आंसर इसके बिल्कुल सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मोच की पहचान है। मोच की पहचान कैसे की जाती है? सूजन होना, पीड़ा होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना या इनमें से सभी। तो मोच की पहचान जो हम कर सकते हैं, इसमें सूजन भी हो जाती है, जो जिस स्थान पर मोच आई रहती है उस स्थान पे सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और उस स्थान पे पीड़ा भी होती है तथा इसके साथ साथ मांसपेशियों में खिंचाव भी हो जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? हड्डियों में कड़ापन जो है इसमें किस तत्व के कारण होता है? कैल्शियम के कारण, सोडियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण या लौह तत्व के कारण। तो हड्डियों में जो कड़ापन होता है वो किसके कारण होता है? अभी हमने आपको बताया कि ये कैल्शियम की उपस्थिति के कारण होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कैल्शियम की उपस्थिति के कारण हड्डियों में कड़ापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थिभंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है? तो किस वस्तु का प्रयोग अस्थिभंग जो है इस अस्थिभंग में अधिक अगर रक्तस्राव हो रहा है तो उसको रोकने के लिए किया जाता है? बर्फ का प्रयोग किया जाता है, टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है, रुई से दबाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर सही होगा टूर्नी, यहाँ ये ऊ है, ठीक है, टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रक्त को अस्थिभंग में अधिक रक्तस्राव अगर हो रहा है तो टूर्निकेट का जो है वो प्रयोग किया जाता है। कि किस लिए किया जाता है? तो बहते रक्त को रोकने के लिए किया जाता है, और जिससे हाथ या पैर कहीं की भी जो नस है वो फट ना जाए, इसलिए टूर्निकेट का जो है वो यूज किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब किया जाता है? डूबने पर, मूर्छित होने पर, अस्थिभंग होने पर या इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वेस्टर विधि जो है इस सिल्वेस्टर विधि का कब प्रयोग किया जाता है? डूबने पर, मूर्छित होने पर या अस्थिभंग होने पर या इनमें से कोई नहीं। तो जब व्यक्ति डूब जाता है तो डूबने पर जो विधि के जो उसे उपचार दिया जाता है वह सिल्वेस्टर विधि के माध्यम से दिया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? किस विधि से, जो आर्टिफिशियल मेथड से जो ब्रीथिंग दी जाती है वो किस विधि से दिलाई जाती है? जल में डूब जाने पर, फांसी लगाने पर, मोच आने पर या जुकाम आने पर। तो कृत्रिम विधि से जो सांस दिलाई जाती है जब व्यक्ति जल में डूब जाता है तो उस समय जो है वो उसे कृत्रिम विधि से सांस दिलाई जाती है, क्योंकि उसके फेफड़े में जो पानी जमा हो जाता है जिसके कारण उसको सांस लेने में समस्या होती है, इसलिए उसे कृत्रिम विधि से जो है वो सांस दिलाई जाती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आग लग जाने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का स्थानांतरण किया जाता है। आग लग जाने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का स्थानांतरण किया जाता है कंधे पर लाद कर, गोद में उठाकर, सहारा देकर या दो हत्ती आसन देकर। तो जो व्यक्ति आग से जल जा गया है उस समय दुर्घटना व्यक्तियों को जो स्थानांतरण दिया जाता है उन्हें कंधे पर लाद कर स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हस्त आसन के द्वारा व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। हस्त आसन के द्वारा व्यक्ति को किस प्रकार से, कब, किस स्थिति में उसे हस्तांतरित किया जाता है? हाथों पर रखकर, मतलब हाथों पर हाथों, जैसे दो व्यक्ति के हाथों को एक साइड में बांध कर उस पे व्यक्ति को क्या है हस्तांतरित किया जाता है। तो किस स्थिति में इसे हस्तांतरित किया जाता है? जब उसकी कमर में चोट लगी हो, जब उसकी टांग में चोट लगी हो, जब वह मूर्छित हो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब उसकी क्या है टांग में चोट लगी हो तो व्यक्ति को हस्त आसन के विधि के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मूर्छित अवस्था में घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने की सुविधाजनक विधि है। व्यक्ति अगर मूर्छित है तो मूर्छित अवस्था में घायल व्यक्ति को किस विधि के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे? हस्त आसन विधि से, सहारा देकर ले जाना, गोद में उठाकर ले जाना, पीठ
पीठ पर लाद कर ले जाना। तो मूर्छित अवस्था में घायल व्यक्ति को हस्तांतरित करने की जो सबसे सुविधाजनक विधि है वो क्या है, पीठ पर लाद कर ले जाना। व्यक्ति क्या है, बेहोश है, तो उसे किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं है, इस कुछ भी नहीं उसको पता होता है, तो व्यक्ति को उस समय जो है वो पीठ पर लाद कर ले जाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों के स्थानांतरण की सुविधाजनक विधि है। बच्चों के स्थानांतरण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? हस्त आसन विधि है, सहारा देकर ले जाना विधि है, गोद में उठाकर ले जाना विधि है, या पीठ पृष्ठ विधि है। तो बच्चों के स्थानांतरण की जब सबसे सुविधाजनक विधि है वो क्या है, गोद में उठाकर ले जाना। उन्हें कहाँ पर, गोद में उठाकर जो ले जाने की विधि है वो सबसे अच्छी विधि जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पेट दर्द होने पर सेकने के लिए प्रयोग की जाती है। जब किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा है तो सेकाई करने के लिए इसमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? गीला सेक, सूखा सेक विधि, गीला सेक विधि, सूखा सेक विधि, उल्टिस विधि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। पेट दर्द होने पर सेकने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? सूखा सेक का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सूखे सेक विधि का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? जब बर्फ की टोपी होती है इसका प्रयोग कब किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है? ए ऑप्शन ठंड लगने पर, बी ऑप्शन हड्डी टूटने पर, सी ऑप्शन तीव्र ज्वर होने पर, और डी ऑप्शन कहीं भी नहीं। तो बर्फ की टोपी का जो प्रयोग किया जाता है वो जब व्यक्ति को तीव्र ज्वर होता है तो इस स्थिति में जो है बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिससे क्या है, मस्तिष्क ज्वर जैसी समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए जो है बर्फ की टोपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पुल्टिस का प्रयोग किया जाता है। पुल्टिस जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है थोड़ा सा, कि सूखा सेक देने के लिए, गीला सेक देने के लिए, फोड़े फुंसी की सेक के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुल्टिस का प्रयोग जो है वो किसके लिए, तो फोड़े फुंसी में जो सेक है, पुल्टिस के माध्यम से फोड़े फुंसी में सेक दिया जाता है, जिसके कारण जो दर्द होता है ये दर्द कम हो सके। पुल्टिस का प्रयोग इसीलिए कि जिसमें सूजन है और जो दर्द है वह दर्द कम हो जाए, सेकैया कर दी जाती है, जिससे फोड़े फुंसी में जो दर्द होता है वो कम हो जाए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रोगी के शरीर को स्पंज किया जाता है। रोगी के शरीर को किस प्रकार से स्पंज किया जाता है? ए ऑप्शन उसे गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए, सफाई करने के लिए, या उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। तो रोगी को जो स्पंज किया जाता है उसे क्या करने के लिए, तो उसे गर्म करने के लिए भी स्पंज किया जाता है। कभी कभी व्यक्ति जो है वो क्या है, जैसे अगर पानी वगैरह में डूब जाता है तो स्पंज करते हैं उसके, या उसके ऐसे ऐसे पैर को ऐसे ऐसे स्पंज करते हैं जिससे उसके पैर और हाथों में गर्मी आ जाए। ठंडा करने के लिए भी स्पंज किया जाता है, सफाई करने के लिए भी स्पंज किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपयुक्त सभी कार्यों के लिए जो है वो स्पंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, स्प्रिट का प्रयोग कब करना चाहिए? स्प्रिट जो है इसका प्रयोग कब करना चाहिए? स्पंज से पहले, स्पंज के बाद, स्पंज करते समय, या इनमें से कोई नहीं। तो स्प्रिट का प्रयोग कब करना चाहिए? तो जो स्प्रिट है इस स्प्रिट का प्रयोग जो है स्पंज के बाद करना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्पंज के बाद जो है वो स्प्रिट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पुल्टिस लगाने से क्या लाभ होता है? पुल्टिस जो है इस पुल्टिस को लगाने से क्या लाभ होता है? दर्द को कम करता है, सूजन बढ़ाता है, ठंडक पहुंचाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुल्टिस लगाने के जो लाभ है ये क्या है, ये पुल्टिस जो है वो दर्द को कम करता है। स्वेलिंग वगैरह अगर हो जाती है फोड़े फुंसियों में तो उस दर्द को कम करने के लिए और उसकी स्वेलिंग को कम करने के लिए, उसकी सूजन को कम करने के लिए जो है पुल्टिस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा हमारा आज का जो है ये प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।